नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज के वीडियो में हम गणित के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें हम बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो इनसे आ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक रोज नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचते रहें और आपको लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से 3 मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो आपका रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि कितने प्रकार की जो संख्या प्रणाली होती है और उसमें क्या-क्या प्रश्न आते हैं। दूसरे जो रहेगा अपना वो रहेगा संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार से रहती हैं संख्याएं, और इसके अलावा हम जो है वो अंकों के प्रकार भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्या प्रणाली से, जो कि होती है 2 प्रकार की। इसमें होती है एक तो दार्शनिक प्रणाली और दूसरी होती है संख्यांकन प्रणाली। तो इसमें दार्शनिक प्रणाली देखना आप, ये दोनों प्रकार से मान्य रहती है, एक तो भारतीय भी और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें हम 0 से 10 तक के जो अंक रहते हैं उनके द्वारा किसी भी संख्या को दर्शाते हैं। दूसरी जो संख्यांकन प्रणाली होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें हम भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो या प्रणाली, इसके तौर पे इसको देखा जाता है। तो भारतीय प्रणाली जो होती है बिल्कुल सिंपल सा, हम लिखते हैं इकाई को इकाई, दहाई को दहाई, फिर सैकड़ा मतलब 100 को जो है वो सैकड़ा में, 1000 को हजार में, ऐसे ही 10,000 को 10,000 में दर्शाते हैं। लेकिन जब यही बात आती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की, तो इसके ऊपर जब 10,000 के ऊपर बढ़ जाती है तो हम कहते हैं भारतीय पद्धति में 1,000, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसे भारतीय पद्धति में कहा जाता है 1,00,000, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो है वो कहा जाता है 100,000। यहाँ आप गौर करना, जैसे हम कहते हैं 10,00,000, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 10,00,000 नहीं बोला जाता, वहां क्या बोला जाता है 1,000,000। जो 10,00,000 रहता है उसको बोला जाता है 1,000,000। ऐसे ही जो 1 करोड़ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, देखो 1 करोड़ को हम बोलते हैं कितना, 1 करोड़ सीधा भारतीय पद्धति में, जबकि ब्रिटिश पद्धति जो होती है उसमें बोला जाता है 10 मिलियन। ठीक, इसके आगे 100 मिलियन, तो ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाता है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो उदाहरण आते हैं उसमें हम देखेंगे, जैसे आपको सामने उदाहरण दिख रहा होगा, तो इसको भारतीय पद्धति में हम देखेंगे, इसको जो सीधा-सीधा बोल देते हैं 10,05,67, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सेम इसी को 1,05,67 जो है वो बोला जाता है। इसके आगे जो अन्य प्रणाली है उसमें आती है रोमन प्रणाली। तो ये रोमन अंकों में देखा होगा आपने, सामान्यतः इसको हम बहुत कम उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो आई जो रहता है उसके द्वारा 1 को दर्शाया जाता है, वी होता है उसके द्वारा 5 को दर्शाते हैं, ऐसे ही एक्स के द्वारा 10 को दर्शाया जाता है, एल के द्वारा 50 को दर्शाया जाता है, सी के द्वारा 100 को दर्शाया जाता है, डी के द्वारा 500 को और एम के द्वारा 1000 को दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 12 को हम एक्स डबल आई जो है वो लिखते हैं, ऐसे ही 49 को हम आई एल लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 49 को दर्शाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंकों के मान को हम किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से समझते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि किन्हीं भी अंकों का कौन-कौन से मान होते हैं। तो सबसे पहले ये होता है वास्तविक मान, जो कि कभी बदलता नहीं है। चाहे हम उसको कहीं भी लिख दें, उसका जो वास्तविक मान है, जिसको जातीय मान भी कहते हैं, वो बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे होंगे कि 2435 में अगर हमसे पूछा जाता है कि 4 का वास्तविक मान कितना है, तो 4 का वास्तविक मान 4 ही रहेगा। चाहे इसको 3 की जगह लिख दें, चाहे 2 की जगह लिख दें, कहीं भी लिख देते हैं, और ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा होता है इसका स्थानीय मान, जो कि स्थान विशेष के कारण इस संख्या का मान बदल जाता है। अगर हम कोई किसी अंक को लिख देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे होंगे कि 2565 में जो 2 जो है वो 5 हैं, जो कि एक इकाई पर है और एक सैकड़ा के स्थान पे है। तो इकाई स्थान पर जो 5 रहेगा उसका स्थानीय मान 5 होगा, और जो सैकड़ा के स्थान पर है उसका मान जो है वो 500 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 का स्थानीय मान हमें देखना है, तो वो फिर हम किस आधार पर बता सकते हैं, जिस आधार पर वो, चाहे वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, जिस स्थान पर होगा वो अपन लिख सकते हैं। अब प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछा जाता है कि 42,378 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा?
तो स्थानीय मान अगर पूछा जा रहा है तो हम बताएंगे 2000 होगा, और अगर वास्तविक मान पूछा जा रहा है तो वो 2 होगा। अगर अन्य प्रकार के उदाहरणों की बात करें, जैसे आपको एक प्रश्न आ सकता है कि 7000 में 7 के वास्तविक मान और स्थानीय मान, इन दोनों का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम दोनों के वास्तविक और स्थानीय मान लिखेंगे। जैसे 7000 में 7 का स्थानीय मान होगा 7000 और वास्तविक मान होगा 7। दोनों का अंतर यदि हम निकालेंगे तो ये आएगा 6993। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और हम देखेंगे कि संख्याओं के प्रकार क्या-क्या होते हैं, मतलब कितने प्रकार से संख्याएं हमसे पूछी जाती हैं या कितने प्रकार की ये होती हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसा हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी? जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक की संख्याएं जो है वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। और अगर हम शून्य से अनंत तक जोड़ें तो ये हो जाती हैं कौन सी? पूर्ण संख्याएं। अब यदि इसके आगे हम बढ़े और हम देखें कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जब हम प्राकृत संख्याओं को माइनस से लेकर प्लस तक लिखते हैं और उसमें शून्य को भी जोड़ते हैं, तब ये जो है वो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर 4 की हमें पूरी पूर्णांक संख्याएं निकालनी है तो वो होगी ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 और 4। अगर इसके बाद आगे बढ़े और हम देखें कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं जिनको सीधी सी बात है जिनको 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है, ठीक। और विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये सभी जो है वो विषम संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं। 2 से अधिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो किसी संख्या को उसी संख्या से और 1 से भाग दिया जा सक रहा है तो कुल 2 गुणनखंड होंगे, तो वो संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। और अगर 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो होगी वो भाज्य संख्या। ठीक, उदाहरण के लिए 10, इसको अपन 1, 2, 5 और 10 इन 4 से भाग दे सकते हैं, मतलब इसके कुल गुणनखंड हो गए 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाज्य संख्या है। और उदाहरण के लिए 3, इसको अपन सिर्फ 1 और 3 से भाग दे सकते हैं, मतलब कुल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभाज्य संख्या है। अन्य अभाज्य संख्या वही 5, 7, 11, 13 ये सभी आ जाती हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे परिमेय संख्याओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सिंपल सी बात है, जिनको अपन अंश बटे हर माने p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। अब ये सिंपल 7/2 भी हो सकती है, या इसको हम 3 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। जैसे 5/2 भी हो सकती है और इसको 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी अंश और हर के रूप में लिखी जा रही हैं, तो ये परिमेय संख्याएं होंगी। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? अंश बटे हर के रूप में न लिखकर हम उनको करनी के रूप में लिख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए √2 माने करनी 2, करनी 5, करनी 7 आदि, ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिंपल सा कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं होती क्या हैं, या पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती संख्याओं संबंधी प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 100 की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं होंगी, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? पूर्ववर्ती संख्याएं जो रहती हैं, हमें जो प्राकृत संख्या दी है उसमें यदि हम 1 घटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 100 में से यदि हम 1 घटा दें तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या जो कि 99 है वो हमें मिल जाएगी। तो 100 की पूर्ववर्ती होगी 99। ऐसे ही अगर हम अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या की बात करें, तो अगर हम प्राकृत संख्या में 1 जोड़ दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो उस प्राकृत संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 100 की अगर उत्तरवर्ती संख्या है, हमसे पूछा जाता है, तो वो होगी 101। तो इस प्रकार से ये संख्याओं के कुल 3 बिंदु जो हमने देखे, उन बिंदुओं के आधार पे जो है आप वीडियो जो है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलते रहें और आपको लाभ मिलता रहे।